सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का भूगोल का दूसरा अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है, जो कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बलों के द्वारा होते रहता है। तो कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? नहीं ना? या सोचा भी है? तो चलिए हम देखते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। जैसा कि प्याज को हम देखते हैं, उसमें विभिन्न लेयर्स होती है, परतें होती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी के अंदर भी लेयर्स है, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। ये है भूपर्पटी, मेंटल एवं क्रोट। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। यह परत सबसे पतली होती है। महाद्वीपीय क्षेत्र में इसका विस्तार 35 किलोमीटर तक और महासागरीय क्षेत्रों में या समुद्र में इसका विस्तार 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल, सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। और महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमें या सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। दूसरी परपटी है मेंटल, और भूपर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होती है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। और तीसरी परत होती है कोर। इसे सेंट्रल कोर या इनर कोर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और ये मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफ्फे कहते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खुदाई कर चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक की गहराई तक खोदना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल असंभव है। और पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपटी है, 16% मेंटल है एवं 83% हिस्सा क्रोट का है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अर्थात अगर हमें पृथ्वी के केंद्र तक जाना है तो हमें 6371 किलोमीटर की खुदाई करनी होगी, जो कि बिल्कुल असंभव है। तो आइए अब जानते हैं पृथ्वी जिन वस्तुओं से बनी है, रॉक्स एंड मिनरल्स, सेल एवं खनिज, इनके बारे में जानते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, और ये सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। देख लीजिए, इन सेलों को 3 भागों में बांटा गया है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ है स्थिर। और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटाफोरम से बना है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं आग्नेय सेल या इग्नियस रॉक के बारे में। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की कल्पना कर सकते हो?
अब बिल्कुल, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा इस पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और इससे बनी सेलों को हम आग्नेय सेल कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। और आप इस चित्र में लावा को निकलते हुए देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इग्नियस सेल के बारे में या आग्नेय सेल। सबसे पहले बहिर्भेदी आग्नेय सेल, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट चट्टानें, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना है और इससे निर्मित काली मिट्टी को हम जानते हैं, जो कि काले दानों की, महीन काले दानों की बनी होती है। दूसरा देखिए, अंतर्भेदी आग्नेय सेल। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण यह बड़े दानों के रूप ले लेता है और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है, वह ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। मतलब आप जानते हैं, हमारे घर में जो पीसने वाले पत्थर होते हैं, मसाला पीसने वाले, वो जनरली ग्रेनाइट से बने होते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल दोनों को ही, कि बहिर्भेदी सेल पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकर के बन रही है और अंतर्भेदी सेल पृथ्वी के अंदर ही लावा के ठंडे होने से बनती है। अब दूसरा, सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी सेल। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ होते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बन जाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। देखिए, अवसादी सेलों का उदाहरण कि ये लुढ़क कर, चटक कर, टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिन्हें हम अवसाद कहते हैं। और ये हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा किए जाते हैं, जो कि दबकर कठोर होकर सेल की परत बनते हैं, जो कि इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और इसके उदाहरण भी देख लीजिए, बलुआ पत्थर जो रेत के दानों से बनते हैं, और इन सेलों में जो जीवाश्म हैं हम उन्हें भी देख सकते हैं। देखिए, जीवाश्म क्या होता है? सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम पदार्थ इन्हीं जीवाश्मों से निर्मित होते हैं, जैसा कि इस मानचित्र में दिखाया गया है, जीवाश्म को दबा हुआ। तीसरी सेल है कायांतरित या मेटामॉर्फिक सेल। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो आप यह चित्र में भी देख सकते हैं, चिकनी मिट्टी से स्लेट बनी है और चूना पत्थर से संगमरमर बना है। एक्चुअली यह अत्यधिक तापमान और दाब के कारण संभव होता है। आइए अब पढ़ते हैं सेल चक्र के बारे में। जैसा कि ये 3 सेलें हैं, तो उनका रूप कैसे परिवर्तित होता है, और इस रूप परिवर्तन को ही कहते हैं सेल चक्र। देख लीजिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को ही सेल चक्र कहते हैं। और देखिए, आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बनता है। यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर
अवसादी सेल का निर्माण करती है और ताप एवं दाब के कारण यह आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पिघलकर पुनः द्रवित मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो सेल के इन्हीं 3 विभिन्न रूपों में परिवर्तन को सेल चक्र कहते हैं, जो कि यहाँ चित्र में भी आप आसानी से देख सकते हैं। विभिन्न सेल खनिजों से बनी होती है और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका कि निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इनका होता है और खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या हम कह सकते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज बगैर खनिजों के हमारा जीवन असंभव है, क्योंकि कुछ न कुछ प्रतिदिन हम हमारे जीवन में खनिजों का उपयोग करते ही है। चाहे वो हम बैठने के लिए टेबल का प्रयोग करें, खाना बनाने के लिए गैस का प्रयोग करें, या एक सिंपल पेन का प्रयोग भी अगर हम लिखाई पढ़ाई के लिए करते हैं, तो सुई से लेकर के एरोप्लेन तक बड़ी बड़ी चीज़ें और मशीनरी सब में खनिजों का प्रयोग होता है और जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, और कुछ का उपयोग औषधि एवं उर्वरक के रूप में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, और इनका भी प्रयोग होता है। तो देख लीजिए सेलों के उपयोग। कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, चिबिड्डी, 5 पत्थर गिट्टी आदि। सेलों से अनेक प्रकार की स्मारकें भी बनाई जाती है, जैसे लाल किला, ताजमहल आप देख सकते हैं। आपको पता ही है कि आदि मानव तो पत्थरों से औजार भी बनाया करते थे। तो इस प्रकार सेल अत्यंत उपयोगी है। खनिज, यह भी मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थ, और औषधि और उर्वरक बनाने में भी प्रयोग होता है। साथ ही सोना चांदी वगैरह है तो उनका प्रयोग जेवर बनाने के लिए किया जाता है, गहने बनाने के लिए किया जाता है, और कुछ जैसे लोह अयस्क वगैरह का प्रयोग इंडस्ट्रीज़ में होता है, निर्माण कार्यों में होता है, घर बनाने के लिए होता है, औषधियों के निर्माण में होता है। इस प्रकार खनिज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विश्वास है आपको बेहतर समझ आया होगा। धन्यवाद। और आप इसके क्वेश्चन आंसर अवश्य अपनी फेयर कॉपी में लिखें।